हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरा EIA ख़त्म करा था। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने EIA पूरा पढ़ा था। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे उसका बाइफिकेशन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर आपके सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए। ठीक है, और ग्रुप बी के अंदर आपके सारा स्टेट गवर्नमेंट का था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। देन उसके जो स्टेप्स थे पूरे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, अप्रूवल, वो सारा समझा। हमने ये भी देखा था कि लास्ट में जाके जब अप्रूवल की बारी आती है तो उसमें भी आपका डिसीजन मेकिंग जो रहता है, इट कुड बी अप्रूव्ड। अप्रूव्ड होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन पे चला जाता है, और इट कुड ऑल्सो बी नॉट अप्रूव्ड। तो फिर पूरा साइकिल दोबारा से रिपीट होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका फिर से रीडिज़ाइन है ना, री अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो वो सारा EIA का पार्ट था। ये लेक्चर और इसका मतलब ये सेकंड लास्ट लेक्चर है 18। इसके बाद एक और लेक्चर होगा आपका 19। उसके बेसिस पे हम अपना पूरा एनवायरमेंटल इकोलॉजी क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के अंदर हम पोल्यूशन वाला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिकली पोल्यूशन एंड उसके जो एनवायरमेंट लेजिस्लेशन है, वो आपका मेन टॉपिक बचा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, पोल्यूटेंट्स, टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइस, लैंड। ठीक है, अब एयर, वाटर, नॉइस, लैंड ये तो हमने 10वीं तक की क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, बट इसमें कैच किया है कि एयर के अंदर हम सफ़र के बारे में पढ़ेंगे, सफ़र ऐप के बारे में जो AQI कैलकुलेट करती है ना, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वाटर के अंदर हमारा मेन जो रहेगा वो CRZ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, और उसके बेसिस पे 2011 में एक चेंजेस हुए थे। ठीक है, मतलब एक्ट पुराना है बट 2011 के चेंजेस पे बाइफिकेशन हुआ था CRZ के अंदर। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बाइफिकेशन हो गया था। बेसिकली CRZ के 4 जोन होते हैं, 1, 2, 3 और 4 है ना। तो 1 और 2, सॉरी 1 और 4 सेंट्रल के पास रहते हैं। ठीक है, सेंट्रल अप्रूव कर सकती है किसी भी रीजन को। सेंट्रल के पास आपके 1 और 4 है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास आपके 2 और 3। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के अंदर। देन उसके बेसिस पे हम और भी ये डिस्कस करेंगे कि लैंड के अंदर आपका UNCCD बॉन कन्वेंशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मोटा मोटा आउटलाइन समझेंगे। पहले पोल्यूटेंट्स क्या होता है, टाइप ऑफ पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ समझेंगे। एंड देन मेन मुद्दा जो है कि भाई कौन सी कन्वेंशन है, क्या प्रोटोकॉल है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हम सबको पता है, बेसिकली हमने सोशल स्टडीज़ में 10वीं तक सबने पढ़ा है, बट स्टिल एनवायरमेंट सो बेसिकली एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या रहता है आपका, कि जो बेसिक डेफिनेशन है पोल्यूशन की वो ये है कि एनी अनवांटेड चेंज और एडिशन ऑफ मटेरियल इन एयर, वाटर, सॉइल विच में ब्रिंग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इज कॉल्ड पोल्यूशन। ठीक है, कि भाई या तो आप वही बात है, वाटर, एयर और लैंड में कोई भी ऐसा चेंज लाते हो वॉलंटरली और इनवॉलंटरी और थ्रू एनी एक्सटर्नल चेंजेस, कि भाई ठंड लग रही है तो अंगीठी जला ली, अंगीठी से जो धुआं निकला, धुआं की वजह से आपका एयर पोल्यूशन हुआ, तो वो को रिलेटेड है। ठीक है, तो उस धुएं की वजह से जो एयर में जो सैचुरेशन था, ठीक है, जितना ऑक्सीजन था, कितना कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस हुए है ना। उस चेंजेस के बेसिस पे जो इम्पैक्ट होगा एयर के अंदर उस चेंज की वजह से, उसको हम पोल्यूशन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई पोल्यूशन की। पोल्यूशन की नेक्स्ट वैसे डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखवाई है, बट उससे पहले ज़रूरी है ये जानना कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स करके एक होता है। ठीक है, ये पूरा ये निकालते हैं कि भाई 32 पैरामीटर हैं इसके टोटल। ठीक है, 32 पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंक दी जाती है कंट्री वाइज। ठीक है, और 32 पैरामीटर्स का 10 साल का एवरेज लिया जाता है, 10 ईयर्स एवरेज। ठीक है, 10 ईयर्स एवरेज के बेसिस पे 32 पैरामीटर्स, 10 साल के एवरेज के बेसिस पे 32 पैरामीटर्स पे रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज़ को। ये फिनोमिना आता है आपका एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, पब्लिश कौन करता है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल, मतलब येल कॉलेज है, उसके अंदर सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, और येल प्लस कोलंबिया प्लस येल।
ठीक है, कंबाइन होके ये इंडेक्स जनरेट करते हैं जिसके अंदर रैंकिंग होती है, ठीक है। इंडिया की रैंक जो लास्ट 2020 में कैलकुलेट हुई थी दैट वाज 168, ठीक है। ये रैंकिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, 32 पैरामीटर्स पे ऑन विच द रैंक इज़ कैलकुलेटेड, 10 साल का एवरेज इज़ टेकन फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिशिंग, ठीक है। तो अगर 2020 में पब्लिश होना है तो 2010 टू 2020 तक का आपका 10 साल का एवरेज लिया जाएगा ऑन दोज 32 पैरामीटर्स जो कि प्री डिफाइंड है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसके अंदर आता है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर, ठीक है। नाउ द बेसिक मीनिंग ऑफ पोल्यूशन इज द सेम दैट आई टोल्ड, any unwanted change or addition of material in air, water, soil which may bring physical, chemical and biological change is called a pollution, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नाउ अब पोल्यूशन के लिए जो हमने एग्जांपल समझा था वो ये था कि भाई ठंड लग रही है, अंगीठी जला ली, अंगीठी से धुआं उठा। अब धुएं के अंदर आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, CO2 हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्या डिफाइन करते हैं, दीज आर नोन एज पोल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है ना, पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो इन पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करने के लिए टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स का बाइफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्टेट, ठीक है। अब हमने अंगीठी की बात करी, ठीक है, अंगीठी आपका गैसियस फॉर्म में, तो इस वाली कैटेगरी में आ गया। सो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन स्टेट इज़ योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बेसिस पे ऐसे मान लो जो हम प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक जो सॉलिड फॉर्म में सॉइल के अंदर जा रही है या पानी के अंदर जा रही है, ग्लेशियर्स के अंदर, बड़े बड़े ग्लेशियर्स के अंदर भी अब तो जो प्लास्टिक के माइक्रो एलिमेंट्स है वो मिलना स्टार्ट हो गए, तो दैट इज़ नोन एज योर सॉलिड वेस्ट, ठीक है, या सॉलिड पोल्यूटेंट। लिक्विड में आप ये कह सकते हो कि भाई जो अनफिल्टर्ड पानी है या सीवेज का पानी है जो सीधा सीधा समुद्र में मिलाया जाता है, दैट इज़ नोन एज योर लिक्विड पोल्यूटेंट। और गैसेस तो अभी हमने बात करी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये आपके बेस्ड ऑन द स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये पहली कैटेगराइजेशन है टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स की, ठीक है। दूसरा है जो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स की कैटेगराइजेशन, दैट इज़ योर बेस्ड ऑन स्टेज, ठीक है। सो पहला है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनवायरनमेंट, ठीक है। जो हमने अभी अंगीठी की बात करी, अंगीठी आपका प्राइमरी यही देता है, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स विथ एक्सटर्नल इंटरेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि भाई सपोज करो सल्फर डाइऑक्साइड ही है मान लो, ठीक है, जो हमारे अर्थ की लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के अंदर है, लेट्स से बाहर ही है बिल्कुल, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ एसिड रेन, बारिश हुई, बारिश की वजह से जो ऊपर वाले लेयर पे जो ये एलिमेंट्स थे सल्फर डाइऑक्साइड, वो बारिश की वजह से नीचे आ गए धरती पर, ठीक है। सो व्हेन इट केम बैक टू द अर्थ सरफेस, उसकी वजह से आपका इसका जो एलिमेंट का इम्पैक्ट है पोल्यूशन पे वो होने लगा, ठीक है। सो एसिड रेन की वजह से आपका जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है दैट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा था एनवायरनमेंट को, ठीक है। बट एसिड रेन की वजह से वो वापस हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो साइकिल है उसमें वो इंक्लूड हुआ और कहीं ना कहीं फिर उसने हैम्पर करा अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ये आपका बेस्ड ऑन स्टेज था, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और थर्ड है आपका, थर्ड टाइप ऑफ जो पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स हुए आपके बेस्ड ऑन द सोर्स। सो डोमेस्टिक सोर्स जो हमारे घर से जो कचरा वगैरह निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, म्यूनिसिपल का सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एग्रीकल्चरल के अंदर होता है आपके जो हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है जो पानी के संग बह जाते हैं, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, वो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है। मेडिकल वेस्ट हो गया, जैसे आपके जो भी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स से जो मेडिकल वेस्ट निकलता है वो किस बेसिस पे आपका पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, उसकी कैटेगराइजेशन है, ठीक है। सो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स। नाउ टाइप ऑफ पोल्यूशन, ये हम सबको पता है, बचपन से पढ़ा है हमने, एयर, वाटर, नॉइस, लैंड, रेडिएशन। हजार्डस के अंदर कैटेगराइजेशन है सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल और ई वेस्ट, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ पोल्यूशन, अब सबसे पहला है आपके अंदर एयर पोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एनी अनवांटेड चेंज विच डिग्रेड द एटमॉस्फेयर इज कैटेगराइज्ड एज एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ PM होता है ना आजकल, जैसे इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली NCR तो AQI आता है आपका, AQI कैलकुलेट होता है PM 2.5 या फिर PM 10 पे, ठीक है। तो ये PM का क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली PM का मतलब ये होता है पर्टिकुलेट मैटर,
ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर का क्या मतलब है कि भाई जो हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए गए हैं उनका मैटर साइज़ कितना है, ठीक है, कितने छोटे मतलब किस साइज़ के पर्टिकुलेट मैटर हवा के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो कैलकुलेट किया जाता है आपका पीएम के तौर पे। अब पर्टिकुलेट मैटर क्या है, बेसिकली डायमीटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन, ऐसे न्यू करके सिग्निफाई करा जाता है, ठीक है। और पर्टिकुलेट मैटर आपके दो टाइप के होते हैं, PM 2.5 और PM 10। सो जो ये 2.5 है ना और ये जो 10 है, इट सिग्निफाइज द साइज, ठीक है, 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन, ठीक है। तो ये आपका बाइफिकेटेड है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एयर पोल्यूशन के अंदर, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट इरप्टेड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट वेयर फ्यूल इज कोल, ठीक है। और जो फ्लाई बाय प्रोडक्ट है जो इरप्ट हो रहा है थर्मल पावर प्लांट से, वंस द कोल गेट्स बर्न, उसका साइज़ आपका 0.001 माइक्रोन से लेकर 500 माइक्रोन तक डिफ़र करता है, ठीक है। अगर थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसके अंदर सबसे कम फ्लाई ऐश बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलेगी। और अगर वो जैसे जिस टाइप का कोल बर्न हो रहा है उसके बेसिस पे मतलब उसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है या डिपेंड करता है कि जो फ्लाई ऐश का साइज़ है वो किस माइक्रोन का निकलेगा, ठीक है। सो 500 माइक्रोन इज़ अ वेरी ह्यूज साइज व्हेन वी कंपेयर टू द अलग डायमीटर्स ऑफ द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब फ्लाई ऐश का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फ्लाई ऐश को ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी निकाली है कि भाई आप जो बाय प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना उसको हमें मतलब रिसाइकिल या रीयूज़ करना है। तो फ्लाई ऐश के ऊपर पॉलिसी आई थी, फ्लाई ऐश पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और फ्लाई ऐश कैन बी कन्वर्टेड टू ब्रिक्स, ठीक है, मतलब भट्टा होता है ना, ईंट का भट्टा बनाया जाता है, तो उसमें आपका बेसिकली जो आपका सैंड, क्ले और वैसी चीज़ें यूज़ होती हैं उसके अंदर आप फ्लाई ऐश को भी यूज़ करके ब्रिक बना सकते हो फ्लाई ऐश की, ठीक है। सो वही यहाँ पे यूटिलाइजेशन है कि जो ऐश निकल रही है फ्लाई ऐश कैन बी कन्वर्टेड टू ब्रिक्स और शीट्स, ठीक है। अब इस फ्लाई ऐश को पकड़ने के लिए, टू एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से फ्लाई ऐश पार्क्स को डिसाइड करा गया था या सेटअप करा गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है इन एयर पोल्यूशन, वी शुड नो कि फ्लाई ऐश क्या है और उसका क्या किस तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिकली रीयूज़ वाला फंडा है कि जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है कोल की बर्निंग से, ठीक है, उसको आप यूटिलाइज करो ब्रिक क्रिएशन में सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज, ठीक है। फ्लाई ऐश के लिए ऐश ट्रैक पॉलिसी, ऐश ट्रैक मतलब ऐश ट्रैक ऐप भी इंस्टॉल करा था गवर्नमेंट ने, वॉज डेवलप टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड हाउ फ्लाई ऐश कैन बी यूज, ठीक है। तो जो बाय प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करके हम फ्लाई ऐश की जैसे ब्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका फ्लाई ऐश जो एयर पॉल्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन की जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर सफ़र, AQI स्टैंड्स फॉर योर एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अब AQI जो कैलकुलेट करा जाता है बेसिकली 8 पॉल्यूटेंट्स को कैलकुलेट करा जाता है हवा में। जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, SO2, NO2, मीथेन और लेड। इसके साथ साथ 6 तो ये प्राइमरी एलिमेंट हो गए, इसके साथ साथ पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10 को भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इन सबको कंबाइन करके आपका किसी भी एरिया का AQI कैलकुलेट करा जाता है कि भाई उस एनवायरनमेंट में इन 8 पॉल्यूटेंट्स को कंक्लूड मिला के कितना आपका पोल्यूशन है, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर योर AQI। अभी जो सफ़र ऐप है बेसिकली आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा सफ़र ऐप, ठीक है। आई पर्सनली यूज़ इट टू चेक कि कितना AQI चल रहा है, ठीक है। तो सफ़र ऐप जो है वो क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ये आपका बेसिकली फुल फॉर्म हो गया सफ़र का। ये जो सफ़र ऐप है बेसिकली क्या है, इट इज़ अंडर द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। सो सफ़र का काम क्या है, सफ़र पब्लिशेस AQI ऑफ 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, पुणे, मुंबई, दिल्ली एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो प्राइमरी जो है आपका AQI है। और अगर मैं सफ़र की बात करूँ तो सफ़र बेसिकली एक ऐप है जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का आपका AQI पब्लिश करता है। व्हाट आर दीज 4 सिटीज़, दिल्ली, पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद, ठीक है। AQI कैलकुलेट किससे किया जाता है, AQI कैलकुलेट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ द 8 पॉल्यूटेंट्स दैट इज़ योर कार्बन, उसमें जो है 6 तो आपके बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्स हैं केमिकल, ठीक है। इसके साथ साथ PM 2.5 और PM 10 भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं इसको इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, अगर मेरे को एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मतलब ये बेसिकली अगर आप सिंपल जाके गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि एयर पोल्यूशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज़, तो बहुत सारी मिल जाएगी। एक मैंने मेंशन करी इधर, क्लाउड टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू सप्रेस द पोल्यूटेंट्स इन द एयर, ठीक है। एक ये भी है, जैसे इफ़ यू हैव हर्ड स्मॉग गन, दिल्ली के अंदर सीपी कनॉट प्लेस के अंदर एक मतलब दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये स्मॉग गन लगाई गई थी टू ब्रिंग डाउन द एयर पोल्यूशन, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीज़न और वट एवर रीज़न वो गन को सीज कर दिया गया, ये बंद है अभी वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं विच कैन बी यूज टू सप्रेस द पोल्यूटेंट्स लेवल इन द एयर सो दैट द एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, ठीक है। तो स्मॉग गन के बारे में पढ़ सकते हो और क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना सो दैट यू शुड नो कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने के लिए वो क्या है, वो क्या करती है, उसका बेस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकती है अलॉन्ग विथ इट्स प्रेजेंट ड्रॉबैक्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली एक आउटलाइन देती है कि भाई क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक, ठीक है। सफ़र और ये पूरा हो गया आपका एयर पोल्यूशन। द सेकंड इज़ योर वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब भाई वाटर पोल्यूशन हमें पता है बेसिकली ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का है। ग्राउंड वाटर आपका जो हम कई जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेसिकली पंप होते हैं, ठीक है, जैसे हैंड पंप हो गया, ठीक है, और वाटर पंप जो अंडरग्राउंड से वाटर लाता है, ठीक है। तो ये जो लेके आता है दैट इज़ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल ज़मीन के नीचे जो पानी स्टोर्ड है। और एक आपका सरफेस वाटर हो गया आपका, जैसे लेक, सी, रिवर, पॉन्ड, ठीक है। तो इन सब एरियाज़ के अंदर जो वाटर पोल्यूशन है वो बेसिकली बाइफिकेटेड है, आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, सरफेस वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो वाटर पोल्यूशन क्या है कि देखो बिना पानी के इंसान जीवित ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकता, ठीक है। तो वाटर प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका हेल्थ पे होता है। अगर आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट है, बिकॉज इफ़ द वाटर इज़ कंटामिनेटेड तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंस होगा, कोई ना कोई जैसे मेटल है या कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो हाई क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। तो अगर आप वो वाला वैसा पानी पियोगे तो आपके शरीर पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्पैक्ट में सबसे ज़रूरी जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो यही है कि हेल्थ आपका इम्पैक्ट होता है। अगर आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हो या ऐसा पानी पीते हो जिसके अंदर कोई केमिकल या एलिमेंट जो है वो हाई क्वांटिटी में है, बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल, तो इम्पैक्ट में हेल्थ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। एंड हैवी मेटल्स इन द वाटर लीड्स टू मैनी डिजीजेस, ठीक है। अब वो डिजीजेस क्या है वो यहाँ मेंशन है, ठीक है। अगर पानी के अंदर मर्क्यूरी ज़्यादा है तो मिनीमाटा जापान के अंदर है, ठीक है। यहाँ बेसिकली आउटलाइन दे रखा है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे ना उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइंड है पूरी, ठीक है। तो GS4 के अंदर बेसिक साइंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें डिफाइंड है, बट अभी के लिए ये जान लो कि इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो अगर पानी में मर्क्यूरी ज़्यादा है तो यू कैन बी एक्सपोज टू मिनीमाटा डिजीज़। आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हो तो ब्लैक फुट डिजीज़। कैडमियम वाला पानी पी रहे हो तो इताई इताई विच इज़ अ किडनी डिजीज़, ठीक है। ऐसा पानी जिसके अंदर नाइट्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इट कैन लीड टू ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और फ्लोराइड जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, इस फ्लोराइड ऐसा पानी जिसमें फ्लोराइड का जो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से होता है आपका टूथ डिके, ठीक है। दांत गलने स्टार्ट हो जाते हैं या येलोइश होकर वो धीरे धीरे टूटने, बिकॉज कैल्शियम डिके करता है, ठीक है। तो हाई अमाउंट ऑफ फ्लोराइड वाला पानी पीने से इट कैन लीड टू टूथ डिके, ठीक है। तो यह तो आपका हेल्थ इम्पैक्ट है। इसके अलावा एक यूट्रोफिकेशन भी होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द वाटर विच कॉजेज द किलिंग ऑफ मरीन इकोसिस्टम एंड राइज ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या रहता है कि भाई जो पानी है उसके अंदर आप एक्सटर्नल सोर्स से और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मतलब आपको कोई बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा है किसी फैक्ट्री से, तो उसकी वजह से क्या है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना आज के टाइम पे, लेट्स से भाई जो पानी है उसके अंदर 100 BOD की नीड है, ठीक है। आपने एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो वो 100 BOD 150 जा सकता है। अब 150 अगर अब नीड हो गई 150 की बट इनपुट आपका 100 ही जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज योर यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा वाटर कंटामिनेशन या वाटर पोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऐसा पानी अपने फार्मिंग में यूज़ कर रहे हो जिसमें जैसे सॉल्ट ज़्यादा है, खारा पानी है,
तो खारे पानी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी या जो क्रॉप की जो यील्ड है, सॉइल की जो यील्ड है क्रॉप्स के लिए, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गेट्स डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ आई आस्क कि एक बार जाके खुद पढ़ना, मरीन पॉल्यूशंस के अंदर आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज, ठीक है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज क्या है, आपके जो पैसिफिक ओशंस के अंदर एक सर्कुलेशन होता है पानी का, उसकी वजह से आपका गार्बेज का पूरा मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, उसको जाके पढ़ना एक बारी, अलॉन्ग विद द डेड जोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ODF जो है, मतलब इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री जो जोन्स होते हैं उसमें आपका जो पानी का पोल्यूशन है कि भाई अनट्रीटेड सीवेज इज गोइंग इनटू द वाटर सोर्सेज, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्पैक्ट करता है। सो दैट्स वाई प्रॉपर टॉयलेट्स एंड प्रॉपर सीवेज प्लांट इज नीडेड, सो दैट आपका जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है दैट शुड नॉट गेट कंटामिनेटेड, ठीक है। ये जाके एक बारी ज़रूर पढ़ना, एक बारी मरीन पोल्यूशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक आउटलाइन समझ में आ जाएगा तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं, ठीक है। एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स वाटर पोल्यूशन इम्पैक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो पर्सपेक्टिव पता होना ज़रूरी है। ओके, नाउ वाटर पोल्यूशन के बेसिस पे आपका कोस्टल जोन मैनेजमेंट CRZ इम्प्लीमेंट हुआ है। तो फंडा क्या है इसमें, ये कमेटी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। शैलेश नायक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2014 टू एग्जामिन द इश्यूज ऑफ द कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद रिस्पेक्ट टू CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011, ठीक है। अब कोस्टल जोन रेगुलेशन क्या है, 2011 से पहले 2008 तक आपके 4 जोन ही थे, CRZ 1 से लेकर 4 तक। तो 1 जो था आपका वो इंटर टाइडल जोन था, ठीक है। सेकेंड जो था आपका दैट वाज योर अर्बन म्यूनिसिपैलिटी, ये 2008 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो था वो आपका पूरा रूरल था, रूरल एरियाज़, और जो चौथा था दैट वाज योर आइलैंड, ठीक है। सो दीज ऑल 4 वर डिक्लेयर्ड एज नॉन डेवलपमेंट जोन, NDZ कहते थे इसको, नॉन डेवलपमेंटल जोन, और ठीक है। अब इसके बेसिस पे 2011 में अमेंडमेंट्स हुए, और जो शैलेश नायक कमेटी थी उन्होंने ये बोला कि भाई आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू लेट गो फ्यू पावर्स टू द स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट सो दैट दे कैन टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो फिर ये डिसाइड हुआ शैलेश नायक कमेटी के बेसिस पे कि भाई जो आप CRZs हैं वो बाइफिकेट कर दो, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, ठीक है। तो CRZ 1 and 4 आर एक्सक्लूसिवली विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकेंड एंड थर्ड आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो जिसमें जो भी टाइडल जोन्स या टाइडल, मतलब हम आगे पढ़ेंगे, हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, ठीक है, या कोस्ट लाइन से कितना दूर आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस फर्दर कि आगे हम बढ़ेंगे जोन बाय जोन। बट मोटा मोटा ये है कि CRZ 1 और 4 जो जोन्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, और सेकेंड और थर्ड आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। अब 1 के अंदर भी फर्दर बाइफिकेशंस हुए, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक क्या है, शैलेश नायक कमेटी हो गया, CRZ हो गया 2011, इसमें आगे लिख लो CRZ 2011 में जो आया था, इट रिप्लेसेस द 1991 नोटिफिकेशन विच नाउ प्राइमरी फोकस ऑन द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल स्ट्रेचेस, कॉमा इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू फिशिंग एंड लोकल कम्युनिटीज़ लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो 2011 का लेके आए थे, ये बेसिकली 1991 का जो नोटिफिकेशन था उसको रिप्लेस करते हुए इसके अंदर और डिटेल्स के अंदर प्रोविजन शेयर करे गए, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन थी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की, वो 4 जोन में बांटे गए। सबसे पहला है आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स, जिसके अंदर आपके मैंग्रोव्स, बायोस्फीयर रिजर्व, कोरल रीफ्स आते हैं, ठीक है। ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेकंड आपका म्यूनिसिपल लिमिट्स, विलेजेस एंड टाउन्स, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट है। थर्ड आपका जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं है वो थर्ड के अंदर है, दिस इज ऑल्सो विथ रूरल ओनली, ठीक है, नॉट इन CR1 CR2 दैट कम्स अंडर योर CR3, ठीक है। और CR4 के अंदर एक्वेटिक एरियाज फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू द टेरिटोरियल लिमिट्स। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ, इसको मैं ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका ओशन है, ठीक है,
ये आपका कोस्ट लाइन है, ठीक है, और ये समझ लो आपका रोड है। होता है ना बीचेस, ये बीच मान लो, ठीक है। अब बीचेस में क्या सीन है, ये ओशियन है, आई जस्ट कलर, ठीक है। तो जब स्प्रिंग के महीने में, जैसे अभी के टाइम पे ना यहाँ तक है इसका पानी, ठीक है। अगर स्प्रिंग के टाइम पे जो सबसे लो लेवल है जहाँ तक पानी जाता है, दैट इज़ नोन एज योर लो टाइड लाइन, LTL, ठीक है। और स्प्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम है, जैसे स्प्रिंग के अंदर उसका जो मैक्सिमम लेवल है, होता है ना कि जैसे जब मून के आसपास रोटेट करता है, मतलब अर्थ जब रोटेट करता है, हाई टाइड और लो टाइड आती है एज पर द मून्स ग्रेविटी, ठीक है। बेसिक साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे, बट अभी ये समझ लो स्प्रिंग के मौसम में जब ओशन का पानी सबसे नीचे लेवल पे चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे और एक्सपोज बीचेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेत रेत दिखेगी। सिमिलरली स्प्रिंग के टाइम पे ही जब ये लोएस्ट फॉर्म में जाता है, दैट इज़ नोन एज योर लो टाइड लाइन, ठीक है। और स्प्रिंग के टाइम पे जब ये मैक्सिमम जाता है, ठीक है, इससे लेकर हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए, सो दिस इज़ योर हाई टाइड लाइन, ठीक है। सो इस रेंज में पूरा आपका कैलकुलेशन बैठता है कि भाई लो टाइड लाइन है तो ऑब्वियसली आपका जो बीच का एरिया है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बट हाई टाइड लाइन में आपका बीच का एरिया कम हो जाएगा, बिकॉज पानी यहाँ तक आ जाएगा, राइट। ये आपकी रोड है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी समझ लो, बाकी आगे आगे जैसे पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ बाइफिकेशन करा गया कि भाई एक्वेटिक एरियाज फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू द टेरिटोरियल लिमिट्स कम्स अंडर योर CRZ4। बेसिकली आइलैंड्स की बात हो रही है, ठीक है। सो ठीक है ना। नाउ तो ये आपका बेसिकली बाइफिकेशन है CRZ1 2 3 4, ठीक है। सो CRZ is for intertidal zone, urban municipalities, rural island. This was in 2008. All are declared as no development zone, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। बट 2011 में आया, बाइफिकेशन हुआ, CRZ1 और 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और CRZ सेकेंड एंड थर्ड स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया, ठीक है। नाउ इसके अंदर सबसे पहला CRZ1। In this, central government can notify CRZ1 and nodal ministry is Ministry of Environment and Forest Convention, ठीक है, Ministry of Environment and Forest Climate Change, ठीक है। इस जोन के अंदर आपका सस्टेनेबल टूरिज्म कैन बी प्रमोटेड, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ बीचेस, ठीक है। दीज एरियाज कैन ऑल्सो बी अनाउंस्ड एज इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। CRZ1 फर्दर गॉट डिवाइडेड इनटू CRZ1A एंड CRZ1B, ठीक है। इसमें लिख लो इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन लाइक मैंग्रोव्स, वॉक, टेम्परेरी शेल्टर्स, चेंजिंग रूम्स एंड टॉयलेट्स आर अलाउड अंडर CRZ1A. CRZ1B is specifically for abatement of pollution along the coastal areas. इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इज द प्राइम एग्जाम्पल, ठीक है। तो CRZ1 स्पेसिफिकली फॉर द अमेंडमेंट ऑफ पोल्यूशन अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपका CRZ1 के अंदर बाइफिकेशन है, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। CRZ1 के अंदर आपका जो इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, जैसे आपको टॉयलेट्स बनाने हैं, चेंज रूम बनाने हैं, बीचेस बनाने हैं, दैट इज़ अलाउड। और CRZ1B के अंदर आपका बेसिकली अमेंडमेंट पॉल्यूशन रोकने के लिए जो कोस्टल एरियाज है उसमें आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज CRZ2, ठीक है। CRZ2 आपका क्या है बेसिकली, CRZ2 is with respect to the built up areas on the developed areas within the municipality. म्यूनिसिपैलिटी पता है, हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ा है, लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो कोई भी अर्बन एरिया जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी है, तो उस एरिया में जहाँ तक उसकी लिमिट है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द बिल्ट अप एरियाज ऑन द डेवलप्ड एरियाज विद इन द म्यूनिसिपैलिटीज, दैट इज अंडर योर CRZ2। तो म्यूनिसिपैलिटी है तो ऑब्वियसली आपका स्टेट गवर्नमेंट ही आएगा, ठीक है। These areas are allowed development with the ecological materials up to the 500 meters from the shoreline, ठीक है। शोरलाइन आपका वही है, 500 मीटर तक आप उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हो, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के लिए अलाउड है, क्योंकि उतना ही एरिया आप ले सकते हो जो कि उस रीजन का पार्ट है, अर्बन एरिया का, जिसके अंदर जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटीज़ का कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस अलाउड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो इसके अंदर ऑल इट CRZ2 ऑल्सो अलाउज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फ्लोर स्पेस एरियाज टू इन्हांस टूरिज्म एक्टिविटी, ठीक है, ये भी अलाउड है। सो CRZ2 बेसिकली आपका बिल्टअप एरिया शोर लाइन से 500 मीटर तक अलाउड है बाय मतलब, और ये अलाउ किसको करा गया है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, ठीक है। नाउ तीसरा आपका CRZ3 क्या है बेसिकली आपका, CRZ3 इज़ योर, इसके अंदर भी बाइफिकेशन है, जैसे CRZ1 का बाइफिकेशन था, इसके अंदर बाइफिकेशन है CRZ3A और CRZ3B, ठीक है। CRZ3A आपका इट्स रिलेटेड टू दोज एरियाज विद पॉपुलेशन मोर देन, बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी आपका जब 2161 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वहाँ के अंदर आपका CRZ3 अलाउड है, ठीक है। इन एरियाज़ के अंदर नो डेवलपमेंट जोन शुड बी अप टू द 50 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन, ठीक है। हाई टाइड लाइन से आपका 50 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी अलाउड नहीं है, और ये उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2161 किलोमीटर स्क्वायर से मतलब उस एरिया से ज़्यादा है, ठीक है। CRZ3B इट इज़ फॉर दोज एरिया वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लेस देन 2161, ठीक है, एंड नो डेवलपमेंट जोन इज़ अप टू 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन, ठीक है। इसके अंदर 550 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट जोन नहीं है अलाउड, ठीक है, और इसके अंदर 500 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट जोन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन यही डिफाइन करा हुआ है, इट इज़ द लाइन ऑन द लैंड दैट रीचेज द हाईएस्ट वाटर लेवल ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड, ठीक है। एंड लो टाइड लाइन आपका क्या है, इट इज़ द लाइन ऑन लैंड दैट रीचेज द लोवेस्ट वाटर लेवल ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड, ठीक है। द लास्ट कैटेगरी CRZ4 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है पूरा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अनाउंस, ठीक है, फ्रॉम शोर लाइन अप टू द 20 मीटर टूवर्ड्स लैंड एंड फ्रॉम शोर लाइन टू अप टू 12 नॉटिकल मीटर, 12 नॉटिकल माइल बेसिकली आपका जो पानी होता है ना समुद्र के अंदर जो डिस्टेंस नापा जाता है वो नॉटिकल माइल में नापा जाता है, बट इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे मतलब कन्वर्जन है, एक नॉटिकल माइल आपका 1.15 माइल होता है विच इज़ अराउंड 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है। सो CRZ जोन 4 आपका शोर लाइन से 20 मीटर टूवर्ड्स द लैंड एंड फ्रॉम शोर लाइन टू अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक देयर शुड बी नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लो, अगर ये शोर लाइन है तो इससे 20 मीटर तक ये लैंड एरिया है, कोई डेवलपमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। और इस शोर लाइन से 12 नॉटिकल माइल दैट इज़ अराउंड 12 इंटू 1.8 करोगे तो दैट गिव्स यू अराउंड 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर तक आप उस पानी वाले एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, एंड द रेफरेंस पॉइंट इज शोर लाइन, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर योर CRZ जोन 4, ठीक है। सो फ्रॉम शोर लाइन up to 20 meters land and from shoreline to up to 12 nautical mile there should be no development zone except research, defense, national security, इनको तो हर जगह एक्सेप्शन मिला ही हुआ है, बट नॉर्मल अर्बन कंस्ट्रक्शन या किसी टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे एक कन्वर्जन दे रखा है, एक नॉटिकल माइल इज योर 1.15 माइल्स विच इज़ अराउंड 1.85 किलोमीटर्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वाटर पोल्यूशन CRZ, ठीक है। बेसिकली और अगर पढ़ना है तो CRZ ऐसे लिख लेना, CRZ UPSC करके गूगल पे, तो आपको और डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, बट पढ़ना कितना है क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी जो पोल्यूशन की कैटेगराइजेशन है, बाइफिकेशंस है, दिस कैन बी इजीली रेड फ्रॉम आवर फेवरेट शंकर, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, द लास्ट सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ द पोल्यूशन इज योर नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन में क्या है हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आउटलाइन समझ लो कि इसका इम्पैक्ट क्या है हेल्थ पे। ऑब्वियसली जैसे हमने पानी का पढ़ा, ऐसी हेल्थ का इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द नॉइस पोल्यूशन इज़ हाई BP, इरिटेशन, डिसेबिलिटी इन हियरिंग एंड वर्क इन एफिशिएंसी, स्लीप डिसरप्शन एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। अब WHO के हिसाब से जो स्टैंडर्ड फॉलो करा गया है या फॉलो होना चाहिए वो है कि भाई WHO के हिसाब से जो नॉइस लेवल है दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 45 डेसिबल, dB इज योर डेसिबल, ठीक है। नॉइस को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। तो WHO प्रिस्क्राइब द नॉइस लेवल ऑफ 45 डेसिबल ड्यूरिंग डे एंड 35 डेसिबल ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो रात में 35 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दिन के अंदर 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ पर WHO's
WHO के रेगुलेशन या प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ठीक है, उसके ऊपर होता है, तो दैट मीन्स यू आर फेसिंग अ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। तो इम्पैक्ट बता दिया, हेल्थ इम्पैक्ट, स्लीप डिस्ट्रप्शन, हाइपरटेंशन, WHO की वो बता दिया क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब 10वीं क्लास वाला है बट लिख लो। साउंड प्रूफिंग, एफोरेस्टेशन, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतना ज़्यादा ही जो आपका साउंड ट्रैवल करता है वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, दैट कम्स अंडर योर एफोरेस्टेशन। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक इम्प्लीमेंटिंग CPCB क्या है आपका, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो दैट इज़ योर CPCB, सेंट्रल का ये है और स्टेट का SPCB होगा, ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इनके जो भी नॉर्म्स है, जो रेगुलेशंस हैं या जो रूल्स है, उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। एंड द वेरी कॉमन सेंस विच वी इंडियंस यूजुअली अवॉइड इज़ द अवॉइडिंग ऑफ यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या जहाँ पे आप ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे हो कोई भी एक्टिविटी, वहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज़ मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ एन आइडियल सोल्यूशन बट somehow we don't follow it, ठीक है, but probably हो सकता है फ्यूचर के अंदर। सो दीज आर फ्यू सोल्यूशंस विच वी कैन फॉलो टू रिड्यूस द नॉइज सोल्यूशन, ठीक है। नॉइज सोल्यूशन के अंदर आपका डेसिबल लिमिट क्या है, 45 डेसिबल ड्यूरिंग द डे एंड 35 डेसिबल ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, एज पर द WHO नॉर्म्स, ठीक है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज अ लैंड पोल्यूशन, ठीक है। लैंड पोल्यूशन का क्या है कि इसमें मेन जो है UN का, दैट इज़ UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्विंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, बंजर ज़मीन होने से पहले रोकना है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखो UNCCD के जो COPs हुए थे, लास्ट जो इंडिया में हुआ था दैट वाज इन 2019, COP 14, COP 15 आपका हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, और COP 16 जो होगा वो होगा 2024 में सऊदी अरेबिया में, ठीक है, दिसंबर में होना ये। आपका काम ये है, इंडिया में जो हुआ था उसका थीम चेक करो, और जो 22 में मॉन्ट्रियल में हुआ था, ठीक है, वैसे तो हर 2 साल में होता है बट बिकॉज ऑफ द कोविड 2021 में नहीं हुआ, तो 2022 में हुआ मॉन्ट्रियल में, और 2024 में होगा सऊदी अरेबिया में। इनकी जो थीम्स थे, और अगर क्या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें को इन्होंने डिसाइड करा कि एक्शन प्लान ये लेके आएंगे, उसको आप लोगों को एक बार चेक करना है। आई हैव नॉट इंक्लूडेड दोज हेयर बिकॉज फिर वो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता, ठीक है, बट कंसिडर इट एज अ होमवर्क, ठीक है, चेक करो एक बारी ये। और जो ऊपर हमने डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा था, CRZ के बारे में, हाँ, CRZ के बारे में भी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो एक बारी गूगल मार लेना, ठीक है, CRZ UPSC करके सब आ जाएगा लिखा पड़ा, तो उसको देख लेना एक बारी, ठीक है। नाउ COP 14 इंडिया में हुआ था, COP 15 आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में, और COP 16 जहाँ होगा दैट इज़ योर सऊदी अरेबिया दिसंबर, ठीक है। बेसिकली जो प्राइमरी एक्शन बॉडी है दैट इज़ योर UNCCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्विंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा है बॉन चैलेंज। अभी बॉन चैलेंज क्या है, बॉन चैलेंज ये है कि IUCN प्लस गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने कंबाइन होकर ये डिसाइड करा कि भाई हमें ये टारगेट रखना है कि बाय द एंड ऑफ 2030 500 मिलियन हेक्टर्स में हमारा जो 500 मिलियन हेक्टर की जो ज़मीन है वो हमारी कल्टीवेशन में यूज़ लेनी है, और वो भी वो ज़मीन जो कि बंजर पड़ी है, ठीक है, या जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बॉन चैलेंज है, इसके अंदर टारगेट इज़ 500 मिलियन हेक्टर्स। इंडिया ने जो टारगेट लिया है दैट इज़ योर 26 मिलियन हेक्टर्स बाय द एंड ऑफ 2030, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, टारगेट वॉज टू गेट 150 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन बाय 2020, which further got updated to 350 million by 2030, making the world target as 500 मिलियन हेक्टर। इंडिया का क्या टारगेट है, 26 मिलियन हेक्टर, ठीक है। बॉन चैलेंज गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट एंड IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, 2011 में लॉन्च करा था 2020 टारगेट के लिए, बट फिर रिवाइज करा गया 2030 के लिए। तो 2011 में जब 2020 के लिए टारगेट रखा गया था तो दैट वाज 350 मिलियन, नहीं सॉरी 150 मिलियन, बट 2030 तक कर दिया और उसमें 350 और ऐड कर दिया, सो दैट बिकेम 500 मिलियन, ठीक है। अब लैंड ये डेजर्टिफिकेशन और लैंड पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए यू हैव बॉन चैलेंज जो कि अलाइन हुआ था विथ SDG, Aichi टारगेट्स, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड लैंड डिग्रेडेशन,
ठीक है। तो ये कुछ वो हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके अलावा यप, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कन्वेंशंस वगैरह ज़्यादा टफ नहीं है, जाके पढ़ोगे तो एक बार सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बिफोर मूविंग, मतलब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम UNCCD पूरा, दिल्ली डिक्लेरेशन, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, लैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, यूथ कोऑपरेशन डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कैंपा, दुबई कमेटी, NGT, ये सारे इंडिया के टर्म्स में NGT वगैरह। इसके साथ साथ हम वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर न्यूक्लियर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई-वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट, ये आपका लास्ट लेक्चर होगा फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। सो लेक्चर 19, द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसके बाद व्हाट विल डू, जो आपकी 19वें लेक्चर के बाद जो वीडियो आएगी, विल डिस्कस एक्सक्लूसिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले चलो 10 पिछले 5 साल के डिस्कस करेंगे, 5 years, ठीक है। एंड विल स्टार्ट विथ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो एक वीडियो शायद से मैं इस पे बना दूंगा, प्रीलिम्स के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आए उसको डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि आप लोग वीडियो के थ्रू ही जितना क्वेश्चंस हैं वो गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सिंपल रखेंगे, आंसर विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। ये पूरा प्रोवाइड कर देंगे, एक वीडियो बनाएंगे मस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सो दैट यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइज, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड देन विल सी हाउ थिंग्स गोस, ठीक है। So this is all for today. I hope you liked this video. I hope you found this video informative. And thank you for watching. Keep working hard, keep studying, and I'll see you in the next one.